हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पेपर। सभी को जो है गुड इवनिंग। सभी लोगों ने पेपर अच्छे से दे लिया होगा और उम्मीद करता हूं आपके पेपर जो है बहुत ही अच्छे गए भी होंगे। तो आप जितने भी मेरे प्यारे साथियों एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पेपर जो है कैसे गए हैं, अच्छे गए हैं कि नहीं गए हैं, या कैसा है, कितना नंबर आपका सही आ रहा है। आप लोग जरूर बताइए। हालांकि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की आंसर की भी लेकर के आऊंगा। फिलहाल अभी के लिए तो हम लोग अपने आगे आने वाले एग्जाम पर फोकस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका जो है गणित का अंतिम रिवीजन। देखो, इस चीज को तो मैं रिवीजन कराऊंगा ही, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है मैथ की, वहां पर हमने बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए हैं। आपको जो है मैंने मैराथन भी करवाई है, तो आप लोग उनको भी अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिए, जिससे आपके स्कोर और भी अच्छे आ सकें। बाकी जो और भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, जैसे एसएसटी आपका है, इन सबको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी भी लिंक दी गई है, आप उन्हें भी अच्छे तरीके से जाकर के आप देख लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए और मैराथन पढ़ लीजिए। इतना काम आप लोगों को करना ही करना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो लोग नए हैं प्लीज आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहां पर प्रायिकता का क्वेश्चन आ चुका है। और प्रायिकता के क्वेश्चन में सबसे बढ़िया ही क्वेश्चन, सबसे मजेदार आया है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनका योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, प्रायिकता का जो फार्मूला होता है ना, मैंने आपको प्रायिकता का फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हमने आपको यह बताया था कि जो प्रायिकता होता है ना, वो होता है NE बटा NS, यानी कि अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो NE बटा NS। अच्छा, जब आप दो पासों को फेंकते हो तो भाई जो NS की वैल्यू होती है ना, वो 36 होती है। अब अगर कोई बच्चा ये पूछे सर ये 36 कहां से आया, तो इसका तो सीधा मतलब है कि आपने पूरे 6-7 महीने आपने कोई पढ़ाई नहीं किया। जब पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये मान लो कि दो पासे फेंकने पर 36 हो जा रहा है। भाई जब तुम इतने दिन पता नहीं कहां सो रहे थे, आपको यही नहीं पता कि दो पासे फेंकने पर 36 होता है, उसकी NS होता है, तो फिर भगवान ही मालिक है तुम्हारे बेटा, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप एक पे पासा फेंकोगे तो NS की वैल्यू 6 हो जाती है। अगर दो फेंकोगे तो 36 और तीन फेंकोगे तो 216 हो जाती है। अच्छा, NE की वैल्यू कितनी होगी, तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनका योग 7 कैसे होगा। तो देखो भाई, जो NE होता है ना, NE मतलब देखो, या तो आपका 1,6 आएगा, या तो आपका 2,5 आएगा, या तो आपका 3,4 आएगा, या तो आपका 4,5 आएगा, या तो आपका 5,2 आएगा। ठीक है, यही चीज तो आपका आएगा। तो इतनी ही जो पॉसिबिलिटीज है वो यहां पर आपकी बन सकती हैं। यानी कि जो NE की वैल्यू होगी ना, वो NE की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2, 2, 4 और 1, 5 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा ना, वो 5/36 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके हमें बता दें कि क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपको चीजें समझ में आ गई भाई। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। एक सेकंड में कुछ क्वेश्चन निकाल लूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर करवाता हूं आपको। जी चलिए, ठीक है। तो उनका योग जो है 7 आने की प्रायिकता हम एक बार NE जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। NE आपका क्या है, तो भाई 1,6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 1,6 हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2,5 भी हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। अच्छा, एक हम लोगों ने मिस कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहां पर 6,1 भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल 6,1 भी हो जाएगा। यानी कि जो NE हमारा होगा वो हमारा 6 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो NE होगा वो 6 हो जाएगा और NS हमारा 36 हो जाएगा। तो 6 कन्नम 6 और 6 कहा 36, यानी 1/6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको दो पासों में ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका योग क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो 1,6 हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा और 6,1, यानी टोटल हमारे पास NE जो होगा वो 6 हो जाएगा। यानी कि 6/36 यानी कि 1/6 हो जाएंगे। चलो आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कंपनी 18 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 108 लाख लोग जो है आवेदन करते हैं,
तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना कितनी होगी, ये आप सभी प्यारे साथियों को अच्छे से बताना होगा। बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया जी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एनई होगा वो कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा, और जो एनएस होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो आपका 108 लाख हो जाएगा। तो ये आपका 18 लाख है एनएस, और सॉरी एनई 18 लाख है और एनएस 108 लाख है। तो अगर हम प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता आपका एनई बटा एनएस होता है, यानी कि 18 बटे 108 हो जाएगा। तो 18 एकन्नम 18 और 18 छक्का 108, यानी कि इसका भी आंसर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो नीचे हमेशा टोटल होता है, तो इन्होंने कहा था कि यदि कोई कंपनी 18 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए टोटल कितने लोग होते हैं, 108 लाख, तो जो कम है वो आपका एनई हो जाएगा और जो ज्यादा है वो आपका एनएस हो जाएगा। ध्यान से देखते चलो, हो सकता है कि कल एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो इनको एकदम से दिमाग में आप लोग बैठाते चलिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे आंसर कर पाए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लीप वर्ष को ऐसे ही चुन लिया जाए तो उस लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी, बताइए। देखो इसमें आप बिल्कुल सिंपल सा आप याद रखना, इसका अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपको सिंपल इसका आंसर याद रखना है 2/7। ठीक है, हालांकि जब मैंने इसको अपने ऐप पर करवाया था या जब मैंने और भी इसको कई बार प्रीवियस ईयर में करवाया तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2/7 क्यों होते हैं। तो 2/7 में बता दूं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर वैसे ही। देखो अगर लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, अच्छा कोई भी जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो है 52 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 364 दिन होते हैं। तो अगर मैं इस 364 दिन इसमें से मैं घटा दूंगा तो कितना दिन मेरा बच जाएगा, 2 दिन मेरा शेष बच जाएगा, और जो शेष बचता है यही मेरा एनई हो जाता है। ठीक है, तो एनई हमारा 2 दिन हो गया और एनएस होता है सप्ताह में 7 दिन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। हालांकि आपको इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना है। अगर एग्जाम में मान लीजिए कल यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाता है कि किसी भी लीप वर्ष को ऐसे ही चुन लिया जाए तो उसमें 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता होगा, तो आप सीधा सीधा 2/7 आप आंसर लिख दीजिएगा। 2 कहां से आया, तो ये मैं आपको बता दूं कि भाई 366 दिन लीप वर्ष में होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 364 दिन आएगा। तो 364 दिन को अगर हम हटा देंगे तो 2 दिन हमारा शेष बच जाएगा, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आप सीधा आंसर ही याद रखना, एग्जाम में आएगा 2/7 मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित 455 बार आया है, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए जी भाई। तो देखो भाई सिंपल है, अब आप देखो यहां पर हमको यह ज्ञात करना है कि पट कितनी बार आया है, उसका प्रतिशत ज्ञात करना। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो भाई टोटल कितनी बार उछाला गया, तो आप कहोगे भैया टोटल तो 1000 बार उछाला गया। ठीक है, उसमें चित कितनी बार आया, तो चित आपका 455 बार आया। तो पट कितना आएगा भाई, तो भैया 1000 बार उछाला गया तो सिक्के में या तो चित आएगा या तो पट आएगा, कोई और तो आएगा नहीं भाई। 16 का सिक्का तो है नहीं कि हर बार चित या हर बार पट ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पट होगा तो 1000 में जब 455 जाएगा तो कितना बचेगा, 545 बचेगा। मतलब कि 1000 बार उछाला गया, उसमें से 455 बार चित आया, तो पट कितना आएगा, 1000 में से आप 455 को घटा देना तो उतनी बार आपका पट आ जाएगा। हमको जो है यहाँ पे पट का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, पट का प्रतिशत। तो पट का जब आप प्रतिशत निकालोगे तो कितनी बार पट आया था, 545। टोटल कितनी बार उछाला गया, 1000 और गुणे 100। भाई यही तो होता है परसेंटेज निकालने का, यही तरीका तो होता है कि जिसका निकालते हैं वो ऊपर और जिससे निकालते हैं वो नीचे, और गुणे का 100। गुणे का 100 आपका फार्मूला में ही आ जाता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी आपको। तो पट कितनी बार आया, 545। टोटल कितनी बार उछाला गया था, 1000। तो 545/1000 गुणे 100। हम 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो हम काट देंगे तो मेरे पास बचेगा 545 और बटे का 10। नीचे आपका 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा।
54.5% जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कम समझ में आया है तो वीडियो को पीछे कर कर उन क्वेश्चंस को देख लें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को एक एक चीज फिर से एक्सप्लेन किया जाए। हर एक चीज को मैंने आपको पढ़ा रखा है, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन भी मैंने मैथ की करवा दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो सिक्के के उछालने पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बताइए। बताइए, दो सिक्के के उछालने पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बताइए। ठीक है, तो अगर आप दो सिक्के उछालते हो तो भाई एक बात तो पता है, जब आप दो सिक्के उछालोगे तो या तो दोनों में हेड आएगा, या तो एक में हेड एक में टेल आएगा, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा था कि कम से कम 2 टेल आए, तो कम से कम 2 टेल यानी कि दोनों में टेल सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकती है। इसका मतलब जो आपकी प्रायिकता होगी भैया, क्या होगी, जो आपकी प्रायिकता होगी, तो एनई की वैल्यू 1 हो जाएगा और एनएस आपका 4 हो जाएगा। भाई कितनी घटनाएं बनी टोटल, 1 2 3 4, तो एनएस तो आपका 4 बन गया लेकिन एनई आपका 1 ही बना, तो यहां पर मेरा जो आंसर होगा वो 1/4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक कहां से आया, आपको समझ में आया कि दो सिक्के, देखो भाई दो सिक्का उछालोगे तो एनएस तो आपका 4 होगा, क्योंकि एक सिक्का उछालने पर 2 होता है, दो सिक्का उछालने पर 4 होता है, और 3 सिक्का उछालने पर 8 होता है। ये क्या होता है, हमारी एनएस की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एनी सर आपने कैसे एक लाया, तो इन्होंने कहा था कि कम से कम 2 टेल आए, यानी कि 2 से कम टेल नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो 2 टेल आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा, तो इसलिए यहां पर जो एनी होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा जीवा ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब ओसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जहां ओ वृत्त का केंद्र है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर एक जीवा है, इस जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला गया है, सेम फिगर ये बनता है। अगर कभी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब डाला जाएगा तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, और ये जो आपकी होती है ये वाली, ये आपकी त्रिज्या होती है। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, एक बार रिवीजन के तर्ज पर हम आपको करवा दे रहे हैं। देखो यहां पर ये आपका ए बी हो जाएगा, ये आपका ओ हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। इन्होंने हमसे कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है। तो जब जीवा ए बी आपका 8 है, तो जब इसको जीवा को लंब काटेगा तो यहां पर 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा, क्योंकि जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इन्होंने कहा कि ओसी की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और आपको त्रिज्या यानी कि ये वाली वैल्यू आपको निकालना है। तो हम सीधा सीधा कह देंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए ओ सी में जो x बराबर होगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, भैया पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लग जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसमें, स्क्वायर रूट में। तो x बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसमें, स्क्वायर रूट में। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16
और 3 का स्क्वायर 9, यानी x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कल के एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप अच्छे तरीके से इनको आप समझ लीजिए, बिल्कुल किसी टेंशन के। ठीक है ना भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कम समझ में आया होगा तो। वैसे मुझे पता है 90% बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर इस चैनल से तैयारी किए हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें दिक्कत उन्हीं को होगी जो कल या परसों से मेरी वीडियो देखनी शुरू किए हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम होगी कि ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जिनको भी मैथ में दिक्कत है आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सारी चीजें आज एक ही क्लास में नहीं कवर कराया जा सकता है, क्योंकि कल जो है आपके 3-3 सब्जेक्ट्स के पेपर पड़े हुए हैं और आपको सभी को तैयार करना है। ठीक है, अब आज पूरा दिन आप मैथ में टाइम नहीं दे सकते, ना मैं दे सकता हूं। चलिए आगे, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा देखो 165 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, सुनना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे हो जाएगा दूरी या ऊंचाई, जो भी तुमको लिखना होगा आप लिख देना, ऊंचाई लिख दो चाहे दूरी लिख दो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल हमको 165 दे रखे हैं यहाँ पे, बराबर 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। अच्छा समांतर भुजाएं क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो समांतर भुजाएं हैं वो एक जो है दूसरे की दुगनी है। तो अगर मैं एक को x मान लूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब समांतर भुजाओं में एक x मान लो और दूसरे को 2x मान लो, क्योंकि एक जो है वो दूसरे की दुगनी है। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी बताइएगा, आ गया समझ में। ठीक है, अच्छा इनकी दूरी कितनी है भाई बता दीजिए। तो दूरी या ऊंचाई इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अगर मैं चाहूं इसको अगर मैं 5 से काटता हूं तो 5 3 15 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 33 बराबर हो जाएगा। x और 2x को आप जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 11 हो जाएगी। और आपको पता है कि जो समांतर भुजाएं हमको ज्ञात करनी है, तो जो अगर एक हमारा x बराबर 11 हो जाएगा तो दूसरी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो यही दोनों मेरे जो है राइट वाले आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में अगर कल ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सीधा फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे का दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था, 165 दिया हुआ था, बराबर 1/2 गुणे समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं जो दी गई हैं वो एक जो है दूसरी की दुगनी है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक की वैल्यू मैंने x मान लिया तो दूसरी कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी मेरी 2x हो जाएगी ना, क्योंकि दुगनी है। तो एक की वैल्यू हम x रख देंगे, दूसरे की 2x रख देंगे, तो 2x और x मिला के 3x हो जाएगा। बाकी ये तो मैंने काट ही दिया, 2 पंचे 10 और 5 से इधर काटूंगा तो 33 हो जाएगा। तो 33 बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा 11 3 33। तो अगर x बराबर 11 हो गया तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि आगे वाली संख्या पीछे गुणा हो जाती है, यानी कि 16 पंचे 80। हमको दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पर 80 आ जाए लेकिन जोड़ने पर 18 आ जाए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है भाई मेरे, ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम 18 को 10 प्लस 8 लिखेंगे, क्योंकि 10 और 8 18 हो जाएगा और 10 अट्ठे आपका 80 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताना जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस ब्रेकेट ओपन करोगे तो 10x प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों में 5x आपका कॉमन हो जाएगा, यहां पर x प्लस 2 हो जाएगा,
प्लस यहां से 8 कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर मुझे एक तो मिलेगा 5x + 8 और एक मुझे मिलेगा x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनको दोनों को बराबर 0 के कर देंगे, यानी कि 5x + 8 बराबर 0 1 हो जाएगा और x + 2 बराबर 0 1 हो जाएगा। यहां से जब +8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, -8/5 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो आपकी -8/5 आ जाएगी और इधर अगर +2 आपका इधर जाएगा तो ये मेरा -2 हो जाएगा। तो यही मेरे पास दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपके पास में -8/5 और एक हो जाएगा आपके पास में -2। ठीक है, इनको आप समझ लीजिए। देखो यार, लास्ट डे पर खाली रिवीजन हो सकता है। अगर कोई बच्चा ये कहे सर मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आपको मेरे साथ 2-3-4 महीने पहले से रहना चाहिए था। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर पढ़ाई किए हैं उनको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत उन्हें क्या होगी कि उन्होंने क्लास मतलब एग्जाम देने जाने से पहले एक क्लास परीक्षा वीर पर देख लिया, अब वो ये चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छप जाएं। तो बिल्कुल छप सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उनके थोड़े बहुत कुछ चीजें चेंज हो सकती है, घुमा सकता है एग्जाम में, बस इतना चीजें होगा। बाकी आपको जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई है, जितना प्रीवियस ईयर पेपर हमने पढ़ाया है, जितनी मैराथन करवाई है, अगर उतनी चीज किसी भी बच्चे ने किया होगा, भले ही आपने मेरे ऐप पे बैच लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत अच्छा स्कोर आप एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो, एक क्वेश्चन आ गया है, किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता 616 घन सेंटीमीटर है, यदि उस बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना। अगर मैं शंकु की बात करूं तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, याद रखना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, याद रखना फार्मूला। देखो यहां पे धारिता दिया गया है, धारिता का मतलब आयतन होता है, याद रखिएगा। देखिएगा तो आयतन कितना हो जाएगा भाई, आयतन हमको 616 घन सेंटीमीटर दिया गया है। और आयतन की अगर हम बात करें तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना भैया, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। ठीक, अब यहां पर पाई की जो वैल्यू हो जाएगी ना भाई मेरे, वो 22/7 हो जाएगा। और आर की अगर हम बात करें तो आर हमको दिया है 7, तो यहां पे 7 × 7 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, और गुणे का एच बराबर 616 हो जाएगा। अब हमें इनको अच्छे से सॉल्व करना है, तो एक साथ से तो मेरा एक साथ कट जाएगा। ठीक है, अब अगर एक साथ से काटेंगे तो 7 8 56, 5 आएगा और 7 8 56 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 22 से काटे ना तो 22 चौके 88 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 22 चौके 88। तो मेरे पास यहां पर यच बचा और नीचे हमारे पास 3 बचा और बराबर का 4 हो जाएगा। तो अगर ये 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 चौके 12 सेंटीमीटर मेरा राइट वाला आंसर यहां पे आ जाएगा। थोड़ा बहुत अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही तो उसको आप ध्यान दे दीजिएगा, बाकी ठीक है। ठीक है, 12 चौक क्या हो जाएगा, सॉरी 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 12 यहां पर जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे साथियों के आंसर जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से आ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a गुणे cos a का मान बताइए। चलिए जल्दी मुझे आप बताइए, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a गुणे cos a का मान बताइए। देखो भाई, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का आपको याद है ना भाई मेरे, लंब बटा आधार। tan a बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना दिया है भाई, यहाँ पे 3 और आधार दिया है 4। ठीक है, लंब बटा आधार हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर्ण निकालूंगा ना तो कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से बता भी चुका हूं आपको। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इनको आप जोड़ोगे तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो कर्ण की अगर हम वैल्यू की बात करें तो कर्ण मेरा पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। हमको साइन ए गुणे कॉस ए की वैल्यू हमको आपको बताना है, सुनना ध्यान से। तो साइन ए गुणे कॉस ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए गुणे कॉस ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और वहीं पर कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये सब आपको पता है, मैंने बता रखा है,
अगर किसी को ये नहीं पता कि लंब बटा कर्ण कहाँ से आ गया भाई, तो फिर बहुत पीछे हो यार आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ये चीजें पढ़नी चाहिए थी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैथ की प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहां पर चैप्टर वाइज रिवीजन मैंने कराया है, जहां पे आपको त्रिकोणमिति वाला आप चैप्टर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। लंब कितना है भाई, तो लंब मेरे पास 3 दिया हुआ था, कर्ण हम लोगों ने 5 निकाला है, आधार हमारे पास 4 दिया हुआ है और कर्ण हमने 5 निकाला है, तो 3 चौके 12 और बटे 5 25, यही मेरा राइट वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को भी दिक्कत है, प्रायिकता में दिक्कत है, वृत्त वाले में दिक्कत है, समलंब में दिक्कत है, किसी भी मेंसुरेशन के किसी भी सवाल में दिक्कत है, तो अभी टाइम है, आप लोग जाकर उनको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट दी गई है। ठीक है, बार बार मैं चीख चीख के पूरा टाइम यही बोलता रहा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़े हो तो क्या कर दूं भाई बताओ, अब जान दे दूं अपनी यार, इतना तो पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, एग्जाम तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आगे ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आएगा इस वाले में, जैसे एक वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है ना कि साइन 60 डिग्री, ठीक है, गुणे ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है ना, मान वाला क्वेश्चन, गुणे कॉस 45 डिग्री, ठीक है, गुणे tan 45 डिग्री का मान बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जरूर एक टू एग्जाम में। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाती है, कॉस 45 की वैल्यू जो है आपका वही कितना हो जाएगा बताइए, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 हो जाएगा। वहीं पर tan 45 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए भाई, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइएगा जी। तो ये क्वेश्चन भी, ये जो टाइप के आते हैं क्वेश्चन, इनको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अगर आप इनको नहीं याद रखोगे फिर आपको दिक्कत होगी भाई, फिर मुझसे मत कहना भाई। बिल्कुल, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इनको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो √3 एकन्नम √3, तो ये तो √3 हो जाएगा और नीचे आपका 2/√2 हो जाएगा, तो यही मेरा जो है राइट वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर, मान वाला। जिन्होंने मान नहीं याद रखा वो मान याद कर लीजिए। माध्यिका, अगला सवाल जो है आपका वो माध्यिका नामक टॉपिक से आ चुका है कि 20, 22, 34, 12, 9, 13, 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा। तो यहां पर 9 हो जाएगा, 9 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 हो जाएगा, 9, 12, 13, 14, उसके बाद में 20 हो जाएगा, फिर आपका 22 हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया भैया। ठीक है, अब यहां पर यन देख लो क्या है भाई, तो यन की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी n आपका 7 है, यानी कि विषम है। तो अगर विषम होता है तो उस कंडीशन में जो माध्यिका होती है ना भाई साहब, जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, n+1/2वां पद। क्या होती है, n+1/2वां पद होती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो n की वैल्यू 7 है तो 7 + 1/2वां पद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 और 1 8 होता है, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4वां पद हो जाएगा। और 4वां पद हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए कि कितने ऐसे प्यारे साथी हैं जिनको ये लगता है कि सर हम माध्यिका के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। और माध्यिका में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये माध्यिका आती है और दूसरी आपकी जो है सारणी वाली माध्यिका आती है। तो सारणी वाली भी माध्यिका आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। अगर आपको सारणी वाली माध्यिका पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर के उस माध्यिका वाली क्लास को देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लो, इसमें यन आपका सम है तो सम वाला भी करवा दे रहा हूं। 21, 20, 34, 12, 9, 13, 14, 17 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम लोगों को आरोही क्रम ही लिखना है भैया। क्या लिखना है, इसमें भी हम लोगों को आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम अगर लिखना है तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले हम तो करेंगे भैया 9, फिर करेंगे 12, फिर 13, फिर 14, फिर 17, फिर 20, फिर 21 और फिर 34, इतना हो जाएगा। यानी यन की वैल्यू इसमें कितनी है, यन इसमें 8 है और यन की वैल्यू 8 है, यानी कि भैया सम है। तो सम अगर है तो जाहिर सी बात है, अगर ये सम है तो इसमें जो माध्यिका का फार्मूला लगेगा वो सम वाला फार्मूला लगेगा। और सम वाला फार्मूला होता है n/2वां पद, ध्यान दीजिएगा, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है, और बटे का 2,
ये सब फार्मूला तो बच्चों को रट गया होगा, जो लोग रेगुलर मेरी क्लास को देखे हैं। कितनी बार प्रैक्टिस करवाया है। यन की वैल्यू 8 है, अगर आप 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4वां हो जाएगा। और प्लस 8 को 2 से भाग करोगे 4, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, और बटे का 2 हो जाएगा। तो बताइए भैया 4वां कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4वां हो जाएगा 14, और 5वां हो जाएगा 17। तो 14 प्लस 17 बटे 2, यानी कि 31 बटे 2 हो जाएगा। और 31 को जब आप 2 से भाग करोगे तो 15.5 यानी कि 15.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए यहां तक सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी समस्या अगर है तो आप लोग मुझे अच्छे से बता सकते हो, उसका निवारण जो है यहां पर किया जाएगा बिना किसी टेंशन के। जी भैया जल्दी से आप मुझे बता दीजिए भैया। जी जी भैया जल्दी से मुझे आप बता दीजिए, अगर आपको यहां तक समझ में चीजें आ गई हैं तो प्लीज मुझे आप बता दीजिए। मैंने आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया है। अगर आप लोगों ने जो है बिल्कुल नहीं देखा तो चैप्टर वाइज रिवीजन मैंने आपको कराया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब डेली यार एक एक ही क्वेश्चन को नहीं कराया जा सकता है कि डेली मैं एक ही टाइप को बार बार करा रहा हूं। उसके लिए आप सभी साथियों को मेहनत करने की जरूरत है, अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना भैया मेरे। चलिए अब आते हैं, कुछ और भी आगे क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको। जी आइए अब हम यहाँ पे कुछ आपको आगे और भी क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे, बहुत ध्यान से आप उनको देखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए सपोज करिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, सुनना, क्वेश्चन आ जाए कि एक वृत्त का व्यास, ध्यान दीजिएगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। आपको कैसे सॉल्व करना है अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, तो अगर आपको व्यास 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो जाहिर सी बात है जो त्रिज्या आपकी होगी वो इसका आधा हो जाएगा, यानी त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो वृत्त की परिधि होती है ना, तो वृत्त की परिधि जो है 2πr होती है। हमने 2 लिख दिया। अब पाई की वैल्यू आप 22/7 रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे 22/7 यहां पे रख भी दें, चलो मान लीजिए मैंने रख भी दिया, और आर हमारे पास 6 है, तो 7 से तो कोई कट नहीं रहा है। और मैंने बार बार कहा अगर देखो रख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ना कट रहा हो ना तो आप पाई की वैल्यू डायरेक्टली रख दिया करो। ठीक है, तो 2 गुणे पाई रख दो और आर की वैल्यू 6 रख दो, तो मेरा आंसर जो है 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर जो होता है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, बताइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया भैया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमने आपको हर एक चीज करा दिया है, कोई ऐसी चीज और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना कराया हो। तो आप सभी उनको रिवीजन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज मैंने रिवीजन कराया है। आप उनको जब ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज वहां पर मिल जाएगी जो मैंने आपको करवाया है। तो उन्हें आप लोग अच्छे तरीके से करिए, जिससे आप लोग बढ़िया तरीके से जो नंबर है वो आप प्राप्त कर पाए। ठीक है, इतना आप याद के रख के चलिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना भैया, यहां तक समझ में आपको आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं। मान लीजिए सपोज करिए आपके एग्जाम में कल ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बढ़िया सा ये दे दें, एक बढ़िया एक आपको कोई सारणी दे दें। सपोज करिए कि आपको कोई एक बढ़िया सी ऐसे सारणी दे दें। ठीक है, देखना,
यहां पर कोई आपको एक सारणी दे दिया जाए ऐसे करके, देखो बाकी मेंसुरेशन के सारे फार्मूले याद कर लेना, फार्मूला बेस ही क्वेश्चन आएगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। यहां पे मैंने कह दिया आयु, आयु, और यहां पर मैंने कह दिया महिलाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भैया 11 साल की 4 महिलाएं हैं, 12 साल की 5 महिलाएं हैं, 13 साल की 3 महिलाएं हैं और 16 साल की 5 महिलाएं हैं। आपको ये सारणी दे दी गई है और आपसे ये बताया गया है कि इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका क्या करना है आपको, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये सारणी वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इनकी आप माध्यिका ज्ञात कीजिए। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल होता है। अगर ये 2 नंबर में एग्जाम में आता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको घबराना नहीं होता है, आपको सिंपली इसका एक जो है सारणी बना लेनी होती है। देखना, इसमें आप 3 कॉलम बना लो, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आप 3 कॉलम बना लीजिए। देखिए, देखना बहुत सिंपल होता है, आप 3 कॉलम बना लीजिएगा। एक में आप सीधा सीधा आयु लिख दीजिएगा, एक में आप आयु लिख दीजिएगा, एक में आप बारंबारता लिख दीजिएगा। इसमें क्या लिख दीजिएगा, इसमें आप बारंबारता लिख दीजिएगा। चलो ये बारंबारता हो गया। और एक में आप लोग संचयी बारंबारता लिख दीजिएगा, संचयी बारंबारता। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा इधर से लिख दूं, संचयी लिखा हुआ है, संचयी बारंबारता। ठीक है, आयु कितना है यहाँ पे, 11 साल। 11 साल की कितनी महिलाएं हैं, 4 हैं। 12 साल की कितनी है, 5 हैं। 13 साल की कितनी है, 3 है। और 16 साल की कितनी है, 5 है। जब हम संचयी बारंबारता लिखते हैं तो पहला वाला सेम होता है और दूसरा वाला जुड़ता है, यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17। यहां पर आप देख लो यन की वैल्यू कितनी है, तो यन हमारे पास है, इनको देखना, 4 5 9 3 12 5 17, यानी एन की वैल्यू क्या है, विषम है। तो अगर यन की वैल्यू विषम है तो हम माध्यिका में विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि माध्यिका आपका क्या हो जाएगा, n+1/2वां पद। क्या हो जाएगा, n+1/2वां पद। यन की वैल्यू कितनी बच्चा मेरे, 17 है, तो 17 + 1/2 हो जाएगा 2वां पद। आ जाएगा भैया यहां तक समझ में, ठीक है। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18, तो 18/2 कितना हो जाएगा भाई, 9वां पद। अब यहां पर आप देखो 9वां पद यहां पे कौन सा है, तो 9वां आप देखो, तो 9वां आपका है क्या, 12, तो 12 जो होगा वो आपका राइट वाला आंसर यहां पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी जल्दी आप मुझे बता दीजिए। क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आप सारे साथी ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, जल्दी जल्दी आप मुझे बताइएगा। जी भैया, जल्दी जल्दी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है, उन्होंने भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे वृत्त दिया रहेगा आप लोगों को, ठीक है, एक ऐसे ही आपको वृत्त दिया रहेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से। देखो ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है, यहां पर केंद्र से एक रेखा गुजरेगी यहां पे, फिर आपका एक यहां पर होगा, एक आपका यहां पर होगा, फिर एक यहां पर होगा और एक आपका यहां पे होगा, ठीक है। अब इसमें आप कुछ वैल्यू रख दीजिए, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा जो है ओ हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा, ये मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, इसकी वैल्यू 40 डिग्री दी गई है। और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो आपसे पूछी गई है, आपसे वैल्यू पूछी गई कि एंगल CAD का मान बताइए, ठीक है, और एक आपको एंगल CBD का मान बताना है। ये दो आपको वैल्यू आपको बतानी है। वृत्त का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुनना ध्यान से, देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई भी रेखा केंद्र से होकर गुजरती है, देखो यहां पे केंद्र लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो वो आपका व्यास होता है। और अगर व्यास से अगर कोई भी चीज गुजरती है, इसका मतलब जो हमारा वृत्त है उसको 2 भागों में ये बांटता है। भाई
ये अगर व्यास है तो ये 2 भागों में बांटेगा, और ये मतलब ये आधा वृत्त ऊपर हो जाएगा, आधा वृत्त नीचे हो जाएगा, जिन्हें हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो मतलब ये एंगल सी वाला भी और एंगल डी वाला भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। यानी कि एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री को ही आप समकोण कहते हो। क्यों? आप ब्रैकेट में इसका रीजन लिख दीजिएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण। तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब कुछ नहीं करना, हमें दोनों को त्रिभुज वाइज अलग कर लेना है। अब हम सीधा सीधा लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। तो त्रिभुज ए सी बी में, ये देखो ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में जो आपका एंगल ए होगा प्लस एंगल सी होगा और प्लस एंगल बी होगा, क्या वो 180 डिग्री हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए मेरे पास 30 दिया गया है, एंगल सी मेरा अभी अभी 90 आया है, और यहां से हम एंगल बी को निकाल लेंगे। 30 और 90 120 हो जाएगा, 120 प्लस एंगल बी बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 120 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 में जब 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू 60 आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने हमसे पूछा था एंगल सी ए डी की मान, क्या बताया था एंगल, अच्छा इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, एंगल बी हमारा कितना आया था, यहाँ पे एंगल बी हमारा 30 आ गया ना, तो एंगल सी बी डी का मान तो हम निकाल सकते हैं भाई। एंगल सी बी डी का मान कितना हो जाएगा भाई, तो बी का मान हमारा 30 आया है, लेकिन हमें एंगल सी बी डी यानी कि हमको इसका पूरा का मान निकालना है। तो इस 30 में हम 40 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो एक आंसर तो मेरा यहाँ पे 70 डिग्री आ चुका है। हमने कम से कम इस क्वेश्चन को 10 बार मैंने आपको कराया होगा, ऐप से लेकर के, प्रीवियस ईयर से लेकर के, और आज तक मैंने 10 बार इस क्वेश्चन को करवाया होगा, ये बात मुझे अच्छे से पता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई? अगर होगा तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ए डी बी में। तो इसमें अगर हम लेंगे तो फिर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी और प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा भैया। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है भाई, हमें यहां पर एडीबी में ये वाला एंगल थोड़ी पता है, नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री हम लोग पहले ही निकाल दिए थे, तो इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, और एंगल बी हमारे पास 40 दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंगल ए कितना हो जाएगा भाई साहब, जल्दी मुझे आप बताइएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, एक सेकंड शांत रहिएगा बस। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, तो 130 बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर क्या होगा, ये 130 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, एंगल सी ए डी की वैल्यू निकालनी है, एंगल सी ए डी की वैल्यू निकालनी है, सी ए डी की मतलब 30 डिग्री और प्लस ये हमारा कितना है 50 डिग्री। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे कितना आएगा, 80 डिग्री जो होगा वो मेरा राइट वाला आंसर यहां पे आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मुझे दिक्कत है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना भैया, किसी को भी मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए जी। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं जी। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं अच्छे तरीके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कम समझ में आया होगा तो आप इसको पीछे करके एक बार और देख लेना, और बाकी ऐसे क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आता तो भाई जाहिर सी बात है यार आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी, नहीं तो मुझे पता है कि जो लोग रेगुलर जुड़े होंगे ना उनको इनका आंसर भी याद रहा होगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है डिक्टो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं बस।
एक और कर लेंगे, उसके बाद में फिर आप लोग अपना जाकर एसएसटी वगैरह रिवीजन कर लीजिएगा। एसएसटी की जो क्लासेस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। उसकी कोई लाइव क्लास नहीं चलने वाली है क्योंकि ऑलरेडी उसकी मैराथन हर एक चीज हो चुकी है। और मैं इतना कहूंगा, मैराथन के चक्कर में आप मत पड़ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक है, आप जाकर उनको ही पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो जाके सारे प्रीवियस ईयर जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहां तक किसी को? अगर है तो मुझे आप लोग बता दीजिए, ठीक है ना भैया। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ जाएंगे जी। ठीक है, विज्ञान की भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, विज्ञान भी आप पढ़ सकते हो। विज्ञान की आप मैराथन देख लो, प्रीवियस से देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर एक भी चीज नहीं आने वाला। चलिए इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं भाई। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेंगे यहां पे। 2x माइनस 3y बराबर 13, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास में 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बराबर 20। ये आपका युगपत समीकरण वाला है, हमें इसको सॉल्व करना है और x और y की हमको वैल्यू निकालना है। बिल्कुल विज्ञान और एसएसटी की प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे बाहर नहीं आएगा, आप उनको पढ़ लेना। मैराथन पढ़ सकते हो तो मैराथन भी पढ़ लीजिएगा। विज्ञान की मैराथन पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एसएसटी का तो आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पेपर एसएसटी का केवल पढ़ लो। लेकिन विज्ञान की अगर आप मैराथन भी पढ़ लियो और प्रीवियस, अरे भाई तब तो मजा आ जाएगा। चलिए जल्दी करिए। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपको x या y में से किसी एक को बराबर करना होगा, ठीक है। अब इसको बराबर कैसे करते हैं, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको x को बराबर करना है तो x के आगे जो जो संख्याएं लिखी हैं उसका आप एलसीएम कर लो। तो भैया 2 और 7 का जब आप एलसीएम करोगे तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ जाएगा। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मुझे इसे भी 14 बनाना है और इसे भी 14 बनाना है। तो बताओ हमें इसे 14 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, इस 2 को अगर हमें 14 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। अब कोई बच्चा कहेगा सर 14 ही आपने क्यों किया, भैया इसलिए क्योंकि जब हमने 2 और 7 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 14 आया। तो जितना एलसीएम करने पर आता है उतना ही हमें बनाना रहता है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई सब में होगा 7 का, ऐसा नहीं किसी एक में होगा, सब में होगा। अच्छा यहां पर बताओ 7 वाले को 14 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मेरा 7 दूनी 14 हो गया और ये मेरा 2 सत्ते 14 हो गया, मतलब ये पूरा पूरा हमारा कट गया। 14 14 बराबर होगा, आगे 7 त्रिक 21, तो ये -21 हो जाएगा और -2 दूनी 4। तो भैया एक बात बताओ, ऊपर मेरा बचा -21 और नीचे मेरा बचा -4, दोनों जगह सेम साइन है तो जुड़ जाएगा। तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, वही साइन जो लगा था वही लगेगा, यानी इतने की वैल्यू मेरी हो जाएगी -25 वही बराबर 7 को 13 से गुणा करोगे तो 13 सत्ते 91 होगा और 20 दूना 40 होगा। ये आप कहीं रफ पेज में ये सब लिख लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहां पे दोनों पे प्लस लगा हुआ है, जोड़ दीजिए तो ये मेरा हो जाएगा 90 और 40 131, 91 और 40 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 131 हो जाएगा। इतना आ गया भाई समझ में, 13 सत्ते 91 और 20 दूना 40। तो अच्छा एक सेकंड और भी आपको काम करना होगा, नीचे हमको साइन भी चेंज करनी होती है क्योंकि ये दोनों साइन भी अपोजिट होनी चाहिए तभी आपकी कटेगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों साइन जब आपकी अपोजिट होगी तभी कटेगी, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा इधर यहाँ पे सही कर लीजिएगा, अगर साइन अपोजिट नहीं होगी तो नहीं कटेगा। देखो बराबर वाला तो मैटर समझ में आ गया, ये आपका प्लस है तो ये आपका माइनस होना चाहिए। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला भी मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14x मेरे पास है यहाँ पे, सॉरी ये तो कट ही जाएगा ना, दोनों सेम है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14, ये तो कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा -7 त्रिक 21y और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो नीचे प्लस का साइन आ गया ना, तो अब ये प्लस का 4y हो जाएगा। तो अब देखो दोनों अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन में घट जाता है, तो 21 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 17y आएगा। साइन वो लगाएंगे जो ज्यादा वाले के आगे लगाए, मतलब 21 के आगे ज्यादा है तो माइनस का 17y हो जाएगा यहां पे। अब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। 7 13 सत्ते 91 हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 20 दूना 40, यानी कि माइनस का 40 हो जाएगा। भाई माइनस लगा है ना नीचे, हम लोग नीचे वाला साइन लेंगे, ये ऊपर वाला नहीं लेंगे, ये नीचे वाला साइन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे। तो 91 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 51 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 17 तियां 51 हो जाएगा।
यानी कि y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा 3 आ जाएगा। अब करना क्या है कि आपको y की वैल्यू किसी भी एक में रख देना, चाहे इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो। तो मैंने सीधा सीधा यहां पर मैंने लिख दिया क्या, y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या था भाई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहां पर आपको अगर y की वैल्यू रखनी है तो y की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 9 जब इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। तो 2x बराबर हो जाएगा 13 और 9 22, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है। ये जो चीजें आप करना ये सब रफ पेज में करना है, इसको यहां पे फ्रंट पे करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए यहां पर कर दिया है। तो ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखो हर एक चीज मैंने करा रखा है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को नया नया देख रहे होंगे भाई, उनको तो जाहिर सी बातें प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने आपको युगपत समीकरण को लेकर के मैंने 3-4 क्लासेस अपने ऐप पे करवाई थी, और युगपत समीकरण को लेकर के मैंने अपने यूट्यूब पर भी जब रिवीजन कराया था चैप्टर वाइज का, तब भी मैंने इसको करवाया था। तो बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको अभी एसएसटी और साइंस भी पढ़नी होगी, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप लोग उनको पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं कल के एग्जाम के लिए। सभी को फोड़ के आइएगा एग्जाम को। थैंक यू सो मच।